हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 34 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर कि कैसे कोई एसी जनरेटर वर्क करता है। ठीक है, कैसे कोई एसी जनरेटर हमारा वर्क करता है। इससे पहले एक और लेक्चर आया था, लेक्चर नंबर 33 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जहां पर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर देखा था कि आखिर कैसे कोई एसी जनरेटर बनता है। और यहां हम देखेंगे कैसे कोई एसी जनरेटर वर्क करेगा। तो जो लोग पिछला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 33 नहीं देखे हुए उनको यहां पर शायद दिक्कत हो, तो उनके लिए मैं फिर से एसी जनरेटर को कंस्ट्रक्ट यानी बनाऊंगा और फिर उसके बाद वर्किंग देखेंगे। तो पिछली चीजें थोड़ा रिवाइज करेंगे। जो लोग पिछला लेक्चर देखे हो 5 से 6 मिनट स्किप करके आगे जाओ, क्योंकि आगे हम लोग वर्किंग देखेंगे। फिर से थोड़ा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे। ठीक, शुरू करते हैं। हमने कैसे बनाया था एसी जनरेटर को। हमने एक मैग्नेट लिया था। अब मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता था, एक साउथ पोल होता था। तो हमने कहा हम यहां पर एक नॉर्थ पोल ले लेंगे, ठीक है, और यहां पर हम एक साउथ पोल ले लेंगे। हमने दो पोल्स ले लिए, एक नॉर्थ पोल ले लिया और एक साउथ पोल ले लिया, ठीक है, मैग्नेट का। अब हमने कहा कि देखो भाई, हम जो है इस मैग्नेट के बीच में एक हम लोग आर्मेचर कॉइल लेंगे, फिर कंडक्टिंग कॉइल बोल सकते हो, ऐसी कॉइल जो कंडक्टिंग है, ठीक है। तो हमने यहां पर एक कॉइल ले रखी है, ऐसे हमने एक कॉइल लिया था, ठीक है। फिर हमने जो है यहां कॉइल से दो एंड है कॉइल के, तो कॉइल के एक एंड से हमने एक स्लिप रिंग ली थी। याद करो पिछले लेक्चर में स्लिप रिंग क्या है बताएंगे भाई, ठीक है, स्लिप रिंग है, ठीक है, मतलब बताएंगे क्या इसका यूज है, क्यों लगा है, ठीक है। फिर हमने स्लिप रिंग से एक कार्बन का ब्रश लगाया, बताते हैं क्या यूज है, ठीक है। ये हमने कार्बन का ब्रश लगाया था, ये सब पिछले लेक्चर की चीजें हैं, ठीक है। यहां पर हमने कार्बन ब्रश लगाया, ठीक है। फिर यहां पर हम इसे थोड़ा और नीचे लाया इस वाली को, फिर यहां से हमने क्या बोलते हैं स्लिप रिंग लगाई। फिर हमने यहां पर भी एक कार्बन ब्रश लगा दिया, ठीक है। फिर यहां से हमने एक रजिस्टेंस, ठीक है, हमने यहां पर एक वायर कनेक्ट किया और वायर से एक रजिस्टेंस डिंग 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 डिंग। फिर यहां से हमने एक बल्ब लगा लिया और ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। बल्ब लगा के हमने जो है कनेक्ट कर दिया पूरी कहानी को, ठीक है। इस तरीके से हम यहां पर ऐसे आएंगे, फिर ये ऐसे, ठीक है, ये इधर से एक बल्ब लगा लो ऐसे, जूम रजिस्टर लगाओ, डुंग 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 डुंग, फिर ऐसे ये और यहां पर ऐसे एक बल्ब लगा दिया, ठीक। तो इसका हमने क्या काम किया, अगर ध्यान से देखो तो हमने एक मैग्नेट लिया था, ठीक है। ये मैग्नेट का हमने कहा ये मैग्नेट का है नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का है साउथ पोल, ठीक है। फिर हमने कहा कि हम जो है एक स्लिप रिंग लगाएंगे, जिसको हमने नाम दे दिया S1। फिर स्लिप रिंग से एक ब्रश कनेक्ट किया, इसको हमने नाम दे दिया B1। फिर यहां पर एक स्लिप रिंग लगाया S2 और यहां पर हमने एक कार्बन ब्रश लगा दिया और इसको हम लोगों ने नाम दे दिया B2। फिर हमने कहा चलो भाई एक सर्किट कनेक्ट करते हैं और सर्किट से एक रजिस्टर और रजिस्टर में एक बल्ब लगा दिया, यही करते थे पिछले लेक्चर तक, ठीक है। फिर हमने कहा कि यहां पर एक हैंडल लगा दो, ठीक, हैंडल बोल सकते हो, एक्सल भी बोल सकते हो, ठीक, हैंडल को ही एक्सल बोलते हैं। एक्सल मतलब वो चीज जिसकी मदद से हम कंडक्टिंग कॉइल को मूव करा सके, डंग डंग डंग, ठीक है, कंडक्टिंग कॉइल को मूव करा सको। इस तरीके का हमने जो है एक्सल लेके रखा है यहाँ पर, जो कि कोई बहुत दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ये हमारा हो जाएगा एक्सल, AXLE, ये हमारा है एक्सल, ठीक है। एक्सल से हमने जो है एक कंडक्टिंग कॉइल, ये हमारी क्या थी, ये हमारा था कंडक्टिंग कॉइल, ठीक है। तो कंडक्टिंग कॉइल से हमने जो है एक एक्सल को लिया है, ठीक है। कंडक्टिंग कॉइल से हमने हैंडल कनेक्ट किया है, या एक्सल भी बोल सकते हैं, ठीक। अब इस हैंडल को मूव करेंगे तो कॉइल भी मूव करेगा। फिर हमने कहा था एक हमने यहां पर कहानी पढ़ी थी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमिट करती हैं, वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल की तरफ जाएंगी, हमने पढ़ा है। तो हमने कहा यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जाएंगी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ये हमारी क्या है, ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको हम कैपिटल बी बोलते हैं। भाई अगर मैग्नेट के दो मैग्नेट रखे हो तो उसके अंदर दो पोल होंगे, और दो पोल हैं तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। ये हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट। अब हमने कहा ये बता देते हैं स्लिप रिंग क्या होता है बेटा। बेटा स्लिप रिंग हम इसलिए लगाते हैं, ये जो वायर देख रहे हैं ना कंडक्टिंग कॉइल का, ठीक है,
ये जो है स्लिप रिंग का काम होता है, हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। स्लिप रिंग का काम क्या है? ये जो कंडक्टिंग कॉइल का ये जो वायर है, इस वायर को इस ब्रश से कनेक्शन बनाए रखने के लिए स्लिप रिंग का यूज होता है। अब मान लो ये वायर अगर डायरेक्ट ब्रश से लगा दोगे, ठीक है, और तब जब कॉइल को मूव करोगे हैंडल से, तो ये जो कंडक्टिंग कॉइल का वायर है ये ब्रश के साथ उलझ नहीं जाएगा, टूट फूट जाएगा सिस्टम। तो इसलिए स्लिप रिंग लगा है बीच में, ताकि कंडक्टिंग कॉइल का ये जो वायर है और ये जो ब्रश है, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो स्मूथ है। वही काम सेम यहां भी हुआ है, ठीक। और ये ब्रशेस क्यों लगे हैं? ये ब्रश लगा है हमारा, ये जो बाहर से सर्किट कनेक्ट किए हो, ये सर्किट और स्लिप रिंग के बीच स्मूथ कनेक्शन बनाए रखने के लिए। अगर ये ब्रश निकाल के फेंक दो और स्लिप रिंग से डायरेक्ट इस वायर को कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, इस वायर को, तो क्या होगा? ये जो बाहर का वायर है और ये जो स्लिप रिंग है आपस में उलझ जाएंगे। तो इसलिए हमने ब्रश लगाया। सेम यहां पर भी ब्रश इसीलिए लगाया, ठीक। हाँ, हमने ये चीजें डिस्कस की हैं लेक्चर नंबर 33 में, वहां जाके देख सकते हो कंस्ट्रक्शन। यहां खैर हम वर्किंग देखेंगे। हाँ चलो, तो हमने कहा, हाँ, और ये कब उलझेंगे? जब हम हैंडल को मूव करेंगे। अब जैसे ये एक्सल बोल लो, अब जैसे ही एक्सल को मूव करोगे तो कॉइल मूव करेगा। अब अगर ये स्लिप रिंग वगैरह नहीं लगाओगे, ब्रश नहीं लगाओगे, तो वायर्स आपस में उलझ नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया है? स्लिप रिंग लगाया है, ब्रश लगाया है, ठीक। हाँ, अब हमने कहा कि जैसे ही हम एक्सल को मूव करेंगे, शुरुआती में हमने मान लिया कि 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। फिर हमने कहा कि हम जो है कॉइल का ये जो ऊपर हैंडल या एक्सल जिसे बोल सकते हो लगा है, इस हैंडल को मूव करेंगे। मान लो पहले कॉइल ऐसे है, ठीक है, हमने हैंडल घुमाया, कॉइल ऐसे घूमी। अब शुरू में कितनी, मान लो ये कॉइल है, ठीक है, अब हैंडल से घुमाया तो कॉइल ऐसे नीचे की तरफ जाने लगी। अब शुरू में कितनी थी? 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। शुरू में मान लो 4 बना लो, 4 उंगलियां 4 बना लो, ठीक है, समझने में आसानी रहेगी, ऐसे बना लो। हाँ, तो हमने कहा चलो 5 बना लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ये सही नहीं लग रहा दिखने में, चलो ठीक, चलो रहने दो। हाँ, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। हमने कहा ये हमारी शुरू में कॉइल थी, ठीक है, शुरू में कॉइल। अभी 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। फिर ऊपर से हैंडल घुमाया, कॉइल घूमी, अब कितनी हो गई? 3 हो गई। ये देखो ऐसे जूम, ये देखो ऐसे 3 हो गई ना। तो जैसे जैसे हम कॉइल को घुमा रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के थ्रू पास कर रही हैं उनमें कमी आती जा रही है। फिर थोड़ा और घुमाए, फिर थोड़ा और घुमाए, अब धीरे धीरे एकदम खत्म हो गई। मतलब शुरू में 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, फिर जैसे ही हैंडल का यूज करके कॉइल को घुमाते गए, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटते गए। कौन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटते गए? कॉइल से टकराने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटती गई। शुरू में 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कॉइल जरा सी घूमी, अब 3 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी कॉइल से, फिर 2, फिर 1। इसका मतलब जैसे जैसे हम कॉइल को घुमा रहे हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि पास करनी चाहिए थी कॉइल के थ्रू, वो घटती गई। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो घटती गई जैसे जैसे ठीक है, इसे हम लोग यहां पर अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे, ठीक है, कॉइल को हम घुमाते गए, ठीक है, कॉइल को हम घुमाते गए। जैसे जैसे कॉइल को घुमाते गए, वैसे वैसे, ठीक है, वैसे वैसे, ठीक है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वैसे वैसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई? घटती गई। भाई जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लड़नी चाहिए थी कॉइल से, उनमें कमी आती गई। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आया। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटे या बढ़े, आ तो चेंज ही रहा है, ठीक, हटाए इसे, समझ गया पक्का। तो जैसे जैसे हमने जो है कॉइल को घुमाया, वैसे वैसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि कॉइल के थ्रू पास होनी चाहिए थी, उनमें घटोतरी होती गई, घटती गई। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आता गया। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर चेंज आया, तो हमने पढ़ा है कि जब कॉइल के थ्रू पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार चेंज हो, बढ़े या घटे, हो तो चेंज ही रहा है। अगर लगातार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, सॉरी क्या बोलते हैं, वहां पर क्या होगा? वहां पर जो है एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि फ्लक्स में चेंज आ रहा है। क्यों ऐसे हम बोल रहे हैं?
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तरीके से फ्लक्स ही तो है। कैसे? देखो, मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, कोई यहां पर सरफेस है, ठीक है। अब सरफेस के थ्रू जो है कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। मान लो कुछ ऐसे गई, कुछ ऐसे गई, कुछ ऐसे गई, कुछ ऐसे गई। अब हमने एक मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है बहुत पहले। वहां हमने पढ़ा था कि सरफेस के जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस कैसे मान लो अब इस सरफेस के जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली, यानी इस सरफेस के साथ जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएंगी और इस सरफेस को चीरती हुई जाएंगी, वो कहलाएंगी मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर कौन कौन सी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जिनको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हैं। ये देखो, ये वाली लाइन, ये अगर हम लाइंस को देखें तो एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हैं और सरफेस को चीरती हुई भी जा रही हैं। तो ये तीनों लाइंस हो गई मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हो गई 3। लेकिन ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये दोनों सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही। हालांकि सरफेस को चीरती हुई जा रही हैं, लेकिन सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, तो ये दोनों तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएंगे नहीं। अब ये जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दोनों सरफेस के साथ परपेंडिकुलर तो हैं, लेकिन सरफेस को चीरती हुई नहीं जा रही। इसका मतलब ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कहलाएंगे। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सरफेस को चीरती हुई जाएं और सरफेस के साथ परपेंडिकुलर रहें। तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसका मतलब अगर कॉइल हमने मूव किया, शुरू मान लो कॉइल फिक्स है, तब चारों मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स हैं, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर भी हैं और सरफेस को चीर भी रही हैं। अब यहां ये कहानी आई कि जैसे ही कॉइल को हल्का मूव कराया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि पास होने वाली थी इससे, उनमें जो है चेंज कम आया। यहां पर समझ में आ रहा है नहीं? जैसे ही हमने जो है कॉइल को ऐसे घुमाया, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां ले आए। अब जब कॉइल को जैसे ही मूव कराएंगे तो यहां पर क्या होगा? जैसे ही हमारी कॉइल मूव करेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो है क्या आ जाएगा? घटोतरी आ जाएगा, कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन चीरती हुई जाएंगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स घटा, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर कहानी बनी। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। इतना नोट करो भाई, हटाओ 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। 1 2 3 4 हो गया। तो यहां पर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में एक तरीके से चेंज आया, ठीक है। समझ आया कि नहीं? अरे भाई देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये जो है कॉइल के सरफेस के परपेंडिकुलर। अब जैसे ही कॉइल को हल्का मूव कराया तो कॉइल ऐसे घूम गया। अब शुरू में तो 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही थी और जैसे ही कॉइल को मूव किया तो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं कॉइल के थ्रू। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, ठीक है। अब रही बात ये इंड्यूस ईएमएफ वगैरह की कहानी, तो वो देख सकते हो कि हमने फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है। यहां पर पिछले लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, यहां पर खैर फिर से देख लेंगे। हमने क्या पढ़ा है कि जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, ठीक है, जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या होता है? एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। हमारे पास एक ईएमएफ बनता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था? अगर हम अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ देखें, ठीक, ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हैं, यहां मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि वर्किंग देखना है एसी जनरेटर का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम फैराडे लॉ देखें तो वहां पर क्या कहानी बनी थी? अगर अकॉर्डिंग टू हम फैराडेज लॉ देखें, ठीक है, अगर फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। फैराडे लॉ यही बोलता है कि अगर फ्लक्स में चेंज लाओगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब ईएमएफ इंड्यूस होगी और कहीं अगर सर्किट पूरी मतलब क्या बोलते हैं, अगर क्लोज कर लो, जैसे कि यहाँ पर पूरी सर्किट क्लोज है, तो अगर पूरी सर्किट क्लोज कर लोगे तो एक करंट भी बन जाएगा, तो वहां पर एक करंट भी इंड्यूस होगा, यानी यहां पर एक करंट भी इंड्यूस होगा। इतना हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। अब यहां पर हम देखेंगे वर्किंग, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये तो पिछली लेक्चर की चीजें थी, मैंने जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए बताया। इसे हटाते हैं, समझ गए हो चीजें। अब हम देखेंगे बढ़िया से पूरी कहानी। तो नोट करो भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, हटाओ ना, ठीक है। हो गया, समझ में आया? हटाया जाए पक्का, ठीक है। चलो हाँ, हटाया जाए भाई। हाँ, तो हमने कहा
कि मान लेते हैं शुरू में जो हमारी कॉइल है, ठीक, हमने कहा मान लेते हैं शुरू में जो हमारी कॉइल है, कॉइल हमारी फिक्स है, अभी हमारी कॉइल फिक्स है, ठीक है, अभी हमारी कॉइल फिक्स है। फिर हमने कहा ये ब्रश वगैरह हटा दे, क्या समझ तो रहे होगे चीजें, ठीक है। फिर से इस डायग्राम को बनाते हैं, खाली कॉइल के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। कि कॉइल हमने हल्का सा मूव कराया, ठीक है। फिर चलो ऐसे ही देख लेते हैं। हाँ, अभी हमने कहा कि हमारी जो कॉइल है वो फिक्स है, ठीक है। अब जब हमारी कॉइल फिक्स है, अभी हमारी कॉइल क्या है, फिक्स है, तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी फिक्स है जो पास करने वाली है कॉइल को। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी फिक्स है, ठीक है। इसका मतलब जब हम केस 1 देखेंगे, ठीक है, जब हमने केस नंबर 1 देखा, ये वाला केस, ठीक है, हमने जब केस नंबर 1 देखा तो वहां पर जो हमारा सरफेस है वो ऐसे है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी ऐसे हैं, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के इस तरफ है, ठीक। चलो अच्छा, इसको हम मिटाते हैं, फिर से दोनों केस अपना लेंगे, ब्रश वगैरह हटा के, पक्का यहां पे बन सकता है, हटाया जाए भाई, फिर से बना लेंगे, ठीक, हटाया जाए, पक्का। चलो हाँ, फिर से हम अपने केस वगैरह को अब देखेंगे कि आखिर हम जो है कैसे फ्लक्स वगैरह की कहानी बना सकते हैं। चलो भाई, हमने कहा कि ये हमारी कॉइल थी, खाली कॉइल बनाते हैं, ठीक है, समझ जाओगे चीजें। हमने कहा ये हमारी कॉइल थी, ठीक, ये हमारी कॉइल थी ऐसे, ठीक। अभी वो ब्रश वगैरह कहानी हटा दो, ठीक है, बनता है ब्रश वगैरह, बाकी अभी हमें कहानी पूरी समझनी है। सुनो, फिर हमने कहा हम ऊपर एक एक्सल लगाए हैं, ठीक, हमने ऊपर एक एक्सल लगाया हुआ है, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के यहां हमने जो है एक्सल लगाया हुआ है, ठीक है। अब हमने कहा कि जो हमारा कॉइल है, ठीक, हमने यहां पर ये अपनी कॉइल बना ली है। अब हमने कहा कि ये जो हमारी कॉइल बनी हुई है, ठीक है, यहां पर हम एक हैंडल लगा दिए हैं, ठीक है, यहां पर हमने अपना एक हैंडल लगाया हुआ है। अब हमने कहा कि शुरू में मान लेते हैं हमारे कॉइल से जो है कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। शुरू में जो हमारी कॉइल है, पूरा सिस्टम बना लेते हैं, ये मैग्नेट था हमारा, ठीक है, ये हमारा मैग्नेट था, ठीक है। फिर यहां पर हमने जो है कॉइल बना ली, ठीक। अब हमने कहा कि ये जो हमारी कॉइल है, इससे जो है क्या बोलते हैं, इससे हमारी स्लिप रिंग वगैरह कनेक्टेड है, और यहां पर एक ब्रश भी हमारा कनेक्टेड है, ठीक है। और यहां पर भी हमने जो है, यहां पर हमने फिर से एक स्लिप रिंग बनाई, और स्लिप रिंग के साथ हमने एक ब्रश लगाया, ठीक है। और फिर हमने यहां पर एक, मान लेते हैं ऐसे एक रजिस्टर लगाया, और ये ऐसे इस तरीके से बना लिया। ये डायग्राम थोड़ा बेकार बना है, फिर से बना लेते हैं इसको हम, ठीक है। यहां पर हम अपना ऐसे मैग्नेट लेते हैं, यहां पर हमने अपना एक ऐसे यहां पर मैग्नेट लिया है, और यहां पर सिंपल ऐसे कॉइल बना लो, ठीक है। ब्रश वगैरह तो समझ गए हो ना कैसे लगाए थे, अब सिर्फ कॉइल पे समझो कहानी, ठीक। हाँ, अब हमने कहा कि ये यहां पर एक हैंडल हमारा लगा है, ठीक। हमने कहा अभी हमारा जो क्या बोलते हैं, अभी हमारी जो कॉइल है वो फिक्स है, ठीक, हमारा जो कॉइल है वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक। फिर हमने जो है कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से ऐसे जो है देखी पास होते हुए, ठीक। यहां पर हमारा ये नॉर्थ पोल था, और यहां पर हमारा साउथ पोल था। स्लिप रिंग ब्रश वगैरह की कहानी है यहां पर, लेकिन भूल जाओ, मान लो कि ब्रश वगैरह लगा है, हमें खाली कॉइल के बारे में समझना है कहानी, ठीक। हाँ, तो हमने कहा इनिशियली जब हमने केस नंबर 1 देखा, ठीक है, ये हमारा कौन सा, ये हमारा है केस नंबर 1, ठीक है। तो जब हमने केस नंबर 1 देखा तो हमने कहा कि भाई देखो अभी कॉइल फिक्स है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ पास कर रही हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी फिक्स है। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। अब सुनो, ये कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे भाग रही हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जो है इस तरफ ऐसे भाग रही हैं, ठीक है। अब कॉइल इस तरीके से, तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉइल भी एक सरफेस है, ठीक है। तो वहां पर कॉइल, हर कॉइल का या हर सरफेस का अपना एक एरिया वेक्टर होता है, उसका मतलब जो उसका एरिया है उसके एरिया का भी एक डायरेक्शन होता है। और एरिया का डायरेक्शन कैसा होता है, मान लो कोई सरफेस है, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी जो सरफेस का एरिया वेक्टर होता है ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, ठीक। जो हमारे सरफेस का एरिया वेक्टर होता है ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब अगर ये सरफेस हमारा ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, यानी यहां से एक एरिया वेक्टर निकलेगा, और ये एरिया वेक्टर कैसे रहेगा, ये एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। ये मान लो हमारा नॉर्थ पोल थे साउथ पोल। हाँ,
तो जिस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी दिख रहा है, क्योंकि जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जो हमारा एरिया वेक्टर होता है ये सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, कैसा रहता है? परपेंडिकुलर रहता है। जो भी हमारा सरफेस के साथ एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा किस तरीके से रहता है? वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है किसके? सरफेस के। इतना समझ में आ रहा है भाई? दिख रहा है कि नहीं कैमरे में? ये बिल्कुल साफ दिख हो गया कि नहीं भाई? यहाँ पर हम लोग क्या देखे? यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये सरफेस के कैसी हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है। ठीक है, ये जो सरफेस है कोई, ठीक। अब इस सरफेस के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर भाग रही हैं। और हमने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो एरिया वेक्टर होता है किसी भी सरफेस का, ये एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर जाता है। इसका मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और जो एरिया वेक्टर हैं ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, दोनों आपस में 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे जा रही हैं और जो सरफेस का एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग बहुत पहले पढ़े थे। क्या पढ़े थे? BA cos थीटा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर और उन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, तो ये कहानी बन जाती है BA cos थीटा। तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या निकल जाएगा? देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? B है, और एरिया वेक्टर की क्या वैल्यू है? A है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना लोगे भाई? देखो ये थीटा क्या है? B और A के बीच का एंगल, जहां पे B मैग्नेटिक फील्ड और A हमारा एरिया वेक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एरिया भी है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ थीटा की जगह हम लोग रखेंगे cos 0 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू 1, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा आ जाएगा BA। तो ये हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियल। अब हमने कहा हम केस नंबर 2 लेंगे। अब केस नंबर 2 में क्या करेंगे? जो हमारी कॉइल है इसको हल्का सा मूव करा देंगे। ऊपर ये जो एक्सल लगा है या हैंडल बोल लो, ठीक, हैंडल को ही एक्सल बोलते हैं, एक्सल को ही हैंडल बोलेंगे। तो हमने कहा अगर जो हमने कॉइल के ऊपर हैंडल या एक्सल लगाया है, अगर इस एक्सल या इस हैंडल को हम हल्का सा मूव करें, जैसे मान लो ये कॉइल है, अब कॉइल के ऊपर ये जो हैंडल लगा है इस हैंडल को हल्का सा मूव करो, हैंडल को हल्का सा मूव करोगे तो कॉइल हल्की सी मूव हो जाएगी। अब कॉइल के साथ जो एरिया वेक्टर लगा हुआ है ये एरिया वेक्टर भी तो मूव करेगा। ये कॉन्सेप्ट है भाई। अगर जो कॉइल है, अब कॉइल अगर हल्का सा मूव किया, अभी क्या है, कॉइल ऐसे फिक्स है, एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर निकला जा रहा है। अब अगर कॉइल को हल्का सा मूव करेंगे, ठीक है, अगर हम अपने कॉइल को हल्का सा मूव करेंगे तो हमारा एरिया वेक्टर भी हल्का सा मूव कर जाएगा। इतना याद रखो, जो एरिया वेक्टर होता है किसी भी कॉइल का, वो एरिया वेक्टर हमेशा कॉइल के साथ लगा रहता है। इसका मतलब अगर ये कॉइल हल्का सा मूव किया तो एरिया वेक्टर भी इसके साथ हल्का सा मूव कर जाएगा। यानी यहां पर अगर हम फिर से ये मैग्नेट इस तरीके से बनाए, ठीक है, हमने दूसरा केस लिया। पहले केस में कॉइल फिक्स है, कॉइल फिक्स थी, एरिया वेक्टर अपना मस्त ऐसे निकल गया, ठीक है। यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और क्या बोलते हैं एरिया वेक्टर के बीच कोई एंगल खास निकला नहीं, 0 डिग्री का एंगल था। हमने कहा कॉइल को हैंडल के सहारे थोड़ा सा मूव करा देंगे, यानी फिर से हमने जो है क्या बोला, कॉइल को हैंडल के सहारे थोड़ा सा मूव करा देंगे। फिर से हमने केस नंबर 2 लिया। यहाँ पे हमने जो है 2 मैग्नेट लिए और मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। हमने कहा कॉइल को हल्का सा मूव करा दो, ठीक, हमने कहा कॉइल को हल्का सा मूव करा दिया। अब जैसे ही कॉइल को हल्का सा मूव कराया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अपना एज इट इज ऐसे ही निकल जाएंगी। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो तो ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक, उनको कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा हो जाएगा मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये हमारा हो जाएगा मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक। लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा, कॉइल हमने हल्का सा मूव करा दिया, यानी एरिया वेक्टर भी हल्का सा मूव कर जाएगा। यानी अब जो एरिया वेक्टर आएगा वो एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से निकल जाएगा, ये, ठीक है। अब जो एरिया वेक्टर आया वो हल्का सा मूव कर गया, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे कॉइल थी ऐसे, हाँ, तो एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आएगा, हाँ सॉरी। तो एरिया वेक्टर कैसे करेंगे, जो हमारी एरिया वेक्टर होगी, ये एरिया वेक्टर जो है कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। ये एरिया वेक्टर हमारा, इसको मैं फिर से बना देता हूं डायग्राम को फिर से। जो एरिया वेक्टर है उसमें भी तो थोड़ा दिक्कत होगा। देखो ये रही कॉइल, अब कॉइल हल्की सी मूव हो चुकी है, ठीक है, कॉइल हमारी क्या है, कॉइल हमारी हल्की सी मूव कर गई है। इसका मतलब एरिया वेक्टर भी हमारा ऐसे जो है, पहले ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल गई, ठीक है, ये हमारी हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक, ये हमारे पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक।
अब जो एरिया वेक्टर होगा वो हल्का सा मूव कर जाएगा। ये देखो ये थीटा एंगल बन गया। ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पर एक मैग्नेट लगा था, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये मैग्नेट का साउथ पोल हो जाएगा। ठीक, हमने मैग्नेट के दो पोल्स बनाए, एक मैग्नेट का हमारा नॉर्थ पोल बन जाएगा और एक हमारे मैग्नेट का साउथ पोल बन जाएगा। ठीक, एक हमारे मैग्नेट का साउथ पोल बन जाएगा। ठीक, तो एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक साउथ पोल हो जाएगा और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। ठीक, हमने कहा हम कॉइल को हल्का सा मूव करा दिए, तो जैसे ही कॉइल को हल्का सा मूव करोगे, ठीक है, जैसे ही कॉइल को हम हल्का सा मूव करेंगे, एरिया वेक्टर भी हल्का सा मूव कर गया। यानी अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि ऐसे जा रही हैं और एरिया वेक्टर जो कि ऐसे, यानी अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच कुछ ना कुछ एंगल बन गया है। यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना जाएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री नहीं है, कुछ तो एंगल बना है, तो उसने उस एंगल को हमने थीटा मान लिया। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगी वो बन जाएगा बी ए कॉस थीटा। थीटा यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो कि ये दिख रहा है। ठीक, अच्छा ये एंगल क्यों बन गया, क्योंकि हमने क्या किया, बिकॉज यहां पे हमने क्या किया है, बिकॉज वी हैव, हमने क्या लिख सकते हैं, बिकॉज वी हैव मूव्ड द कॉइल, हमने कॉइल को जो है मूव करा दिया। बिकॉज वी हैव मूव्ड द कॉइल, हमने अपनी कॉइल को जो है मूव करा लिया। ठीक, हमने अपनी कॉइल को हल्का सा इसको जो है मूव कर दिया। बिकॉज वी हैव मूव्ड द कॉइल, हेंस देयर विल बी, इसकी वजह से क्या होगा, हेंस देयर विल बी एंगल। ठीक, हेंस देयर विल बी एंगल क्रिएटेड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एक एंगल क्रिएट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। hence there will be a angle created, hence there will be a angle created, hence there will be a angle created between, hence there will be a angle created between magnetic field and area vector। ठीक है, between magnetic field and area vector B and A। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया जिसको हम थीटा बोल सकते हैं। ठीक, अब ये जो थीटा एंगल क्रिएट हुआ है इसको भाई एक तरीके से एंगुलर डिस्टेंस भी तो बोल सकते हो। अगर क्लास 11 में एक चैप्टर होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं यहां पर कि भाई थीटा हमारा क्या है, एक तरीके का एंगुलर डिस्टेंस ही तो है। भाई एरिया वेक्टर ने कुछ एंगुलर डिस्टेंस कवर किया है मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर हम थीटा को क्या बोल सकते हैं, यहां पर थीटा को हम ये बोल सकते हैं एंगुलर डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि जो एंगुलर डिस्टेंस हमने कवर किया है। ठीक, एंगुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है और टी हमारा टाइम होता है कि कुछ एंगुलर वेलोसिटी टी टाइम में। ठीक, तो यहां पर थीटा को हम क्या देख सकते हैं, यहां इसको हटा दें क्या, ये सब, ये थीटा क्यों बना है, ठीक है, बिकॉज वी हैव मूव्ड द कॉइल, हेंस देयर विल बी एंगल बिटवीन, एंगल क्रिएटेड बिटवीन बी एंड ए, जो कि थीटा एंगल क्रिएट हुआ है। ठीक है, हटाया जाए, इसे नोट कर लो भाई, आगे कहानी को देखते हैं। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करा जाए, हो गया, चलो हटा दें, चलो। हाँ, तो यहां पर थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे अगर हम लोग थीटा को कहना चाहें तो थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा एक तरीके का एंगुलर डिस्टेंस ही तो है। अगर थीटा को ध्यान से देखा जाए तो थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा जो है एंगुलर डिस्टेंस है। ठीक है, थीटा हमारा एक एंगुलर डिस्टेंस है और एंगुलर डिस्टेंस या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला सर्कुलर मोशन जो होता है क्लास 11 का एक टॉपिक होता है, वहां अगर पढ़े होगे तो सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कि थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू टी। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी की, वेलोसिटी तो हो रही है बॉडी की लेकिन एंगल्स में मूव कर रहा है बॉडी। ठीक है, टी टाइम में, टी क्या है, टाइम है, तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी, विच इंप्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, कि कोई बॉडी एंगुलर वेलोसिटी कर रही है, कुछ मतलब एंगल में वेलोसिटी बना रहा है अपना। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है वो एंगुलर है। ठीक है, तब वहां पर हम जो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आती है वो क्या होती है, एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्टेंस, तो यहां से इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इंटू टी। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी,
थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी ओमेगा इंटू टी। तो यहां पर हमारा जो थीटा है, थीटा की जगह क्या हम ओमेगा टी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। यानी यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बी ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि भाई थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा टी से। तो यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स आएगी, इस मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी? इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हमारी हो जाएगी बी ए कॉस ओमेगा टी। जोर से बोल भाई, बी ए कॉस ओमेगा टी। तो यहां पर थीटा की जगह डिस्प्लेस कर दो ओमेगा टी से। समझ में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है काइनेमेटिक्स के अंदर कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे भाई, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहां पर जो हमारा थीटा है वो एंगुलर डिस्टेंस है। अब थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह हमने ओमेगा टी लिख दिया। ठीक है, कि हमने कहा कि हमारी कॉइल जो है थीटा एंगुलर डिस्टेंस रोटेट की, हमारी जो कॉइल है ये थीटा एंगुलर डिस्टेंस रोटेट की है। अब जब थीटा एंगुलर डिस्टेंस रोटेट की है तो कुछ इसका एंगुलर वेलोसिटी बना होगा किसी टी टाइम में। वेलोसिटी क्या है कि भाई कितना डिस्टेंस कवर किया यूनिट टाइम में, तो इस बॉडी ने थीटा एंगुलर डिस्टेंस कवर किया यूनिट टाइम टी में, तो वो हो गया इसका एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? थीटा एंगुलर डिस्टेंस कॉइल ने कवर किया टी टाइम में। तो यहां से हमने फार्मूले को ट्रांसफर किया तो थीटा की वैल्यू ओमेगा टी आ गई, यानी एंगुलर डिस्टेंस का फार्मूला आ गया ओमेगा टी। तो हमने जो हमारा फ्लक्स है जो बी ए कॉस थीटा लिखा था उसकी जगह हमने बी ए कॉस ओमेगा टी रख दिया। सिंपल सी बात है। ठीक, टी यहां पर वो टाइम है जिस टाइम में बॉडी एंगुलर डिस्टेंस कवर कर रही है या फिर एंगुलर वेलोसिटी बना रहा है अपना। ठीक है, समझ गए भाई? तो यहां पर जो इनिशियल फ्लक्स था वो कितना आया? बीए, और जो फाइनल फ्लक्स है ये हमारा आ गया है बीए कॉस ओमेगा टी। जोर से बोल भाई, क्या है? जो हमारा फाइनल फ्लक्स है वो बीए कॉस ओमेगा टी है। अब अगर ध्यान से यहां पे देखा जाए तो हमने कहा कॉइल पहले फिक्स थी। ध्यान से भाई, हैंडल से कॉइल जो है फिक्स थी, यहां पर कॉइल हमने मूवेबल बना दी। कैसे? हमने जो है हैंडल को मूव कराया। अब जैसे ही हैंडल को मूव कराओगे इसका मतलब कॉइल क्या हुई? कॉइल हमारी मूव कर गई। जैसे ही हैंडल को मूव कराओगे इसका मतलब कॉइल हमारी मूव कर जाएगी। अब जब कॉइल मूव कर गई तो शुरू में अगर 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के थ्रू जा रही हैं तो अब 3 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी कॉइल के थ्रू। भले यहां पर मैंने थोड़ा ज्यादा दिखा है, मान लो कम तो होनी है, ठीक है, या फिर ज्यादा, कुछ भी हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज तो आना तय है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास कर रही थी कॉइल में, उनमें घटोतरी हो या बढ़ोतरी हो तो चेंज ही रहा है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आया, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आया तो वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। पक्की बात भाई, अगर फ्लक्स में चेंज आएगा तो वहां पर एक ईएमएफ बनेगा, और कहीं अगर सर्किट पूरी क्लोज करके रखे हो तो करंट तक भी बन जाता है। तो यहां पर तो फ्लक्स चेंज हो रहा है क्योंकि भाई हमने कॉइल को थीटा घुमा दिया, तो अब जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के थ्रू पास करेंगी उनमें घटोतरी हो जाएगी, घट जाएंगी। अब जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट गई तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है और सरफेस को चीरती हुई जा रही है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएंगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में घटोतरी हो रही है। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में घटोतरी हो रही है इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में आ रहा चेंज। अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में आएगा चेंज तो यहां पर एक ईएमएफ बनेगा, जिसको हम बोलेंगे ईएमएफ इंड्यूस या फिर इंड्यूस ईएमएफ। अब जब ये ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसका फार्मूला दिया था फैराडे ने बोला जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसका फार्मूला होता है हमारा, क्या होता है? इसका फार्मूला हमारा होता है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, कि टाइम के साथ फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है। निगेटिव क्यों लगा है? क्योंकि डायरेक्शन वगैरह का इशू है, कभी कभी इंड्यूस ईएमएफ और फ्लक्स का डायरेक्शन डिफरेंट हो कुछ, इसलिए माइनस है। हाँ, तो फैराडे के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी भी कॉइल में उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है कि कितना फ्लक्स में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, कि आखिर कितना फ्लक्स में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द इंड्यूस ईएमएफ। कहने का मतलब कि किसी भी कॉइल के साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड है उसमें कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, अब यहां पर जो फ्लक्स की वैल्यू है वो कितनी है? बी ए कॉस ओमेगा टी है। अब डी फाई बी अपॉन डी टी का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन, कि फ्लक्स में जो छोटा छोटा चेंज है उसको डिफरेंशिएट करोगे
तब हमारा ओवरऑल ईएमएफ निकलता है। इसका मतलब ये जो हमारी फ्लक्स है इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे यहां पुट करके, तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू निकल आएगा। तो इतना नोट करो भाई, हटाओ, फिर से हम देखते हैं अपनी कहानी को या फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, हटाया जाए, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर भाई, हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी वगैरह समझ में आया। ठीक है, तो इसे नोट करो, हटाया जाए, उसके बाद जो है फ्लक्स को डिफरेंशिएट करके हम अपने ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू निकाल लेंगे। हो गया नोट, हटाया जाए, पक्का 1 2 3 4 नोट करो भाई, हो गया। चलो हटाते हैं इस कहानी को, समझ में आ गया एंगुलर डिस्टेंस वगैरह, पक्का। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स आई वो कितनी आई, वो हमारी आ गई थी बी ए कॉस ओमेगा टी। अब फ्लक्स में लगातार आ रहा चेंज, इसका मतलब फराडे के अकॉर्डिंग एक ईएमएफ होगी इंड्यूस। फिर हमने कहा इसका फॉर्मूला लिखो डी फाई बी अपॉन डी टी। अब हमने कहा कि फ्लक्स को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, ईएमएफ निकल आएगा। तो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू क्या है भाई, जोर से बोल भाई, फ्लक्स की वैल्यू क्या है, बी ए कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब हम बी ए कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, यहां पर हम जो है फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फ्लक्स की वैल्यू हमारी होगी बी ए कॉस ओमेगा टी। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, हमने कहा कि यहां पर एक कॉइल है, अगर इसी एक कॉइल की तरह हम कई नंबर ऑफ कॉइल्स ले लें, मान लो n नंबर ऑफ हमने कॉइल्स ले ली, एक कॉइल, दो कॉइल, तीन कॉइल नहीं, हमने कहा इतनी कॉइल ले लो कि गिनना मुश्किल हो जाए। हमने कहा n नंबर ऑफ कॉइल्स हम यहां पर लगा लेंगे। ये देखो, ये n नंबर ऑफ कॉइल्स, एक कॉइल ली, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे आए, फिर एक ऊपर से कॉइल ले ली ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब हमने जो है n नंबर ऑफ कॉइल्स ले ली। हमने जो नंबर ऑफ कॉइल्स हैं वो n नंबर ऑफ कॉइल्स ले ली। तो यहां पर जो फ्लक्स निकालोगे वो फ्लक्स भी तो n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए निकालोगे। इसका मतलब यहां पर लिख लो n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक n जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो भाई, हम निकालना चाह रहे हैं फ्लक्स फॉर n नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा n, अच्छा चलो यहां नहीं, फिर से लिख लेंगे। हाँ, ये हमारा एक कॉइल का था। ठीक है, हमने यहां कहा कि हम अगर निकालना चाहें, ठीक है, ये केस नंबर 1 हटा दें, यहीं लिख दे, क्या वो चीज समझ गया मुझे, केस नंबर 1 था, हटाएं, पक्का। ठीक है, ठीक, हाँ, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर हम इफ, ठीक है, ये केस नंबर 2 की चीजें मैं वहां लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इफ वी टेक, अगर हम n नंबर ऑफ कॉइल्स लें, ठीक है, इफ वी टेक n नंबर ऑफ कॉइल्स, हमने कहा कि अगर हम n नंबर ऑफ कॉइल्स लें, ठीक है, इफ वी टेक n नंबर ऑफ कॉइल्स, कि हमने कहा कि हम जो है n नंबर ऑफ कॉइल्स अगर लेकर बैठ जाएं तो वहां पर जो फ्लक्स हम निकालेंगे, ठीक है, तो वो भी तो हम n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए निकालेंगे। देन जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो भी तो हम n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए निकालेंगे। तो जो हम n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी NBA cos ओमेगा t। यानी यहां पर हम फ्लक्स निकाल रहे हैं n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए, और जब n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं तो सीधी सी बात है BA cos ओमेगा t की जगह NBA cos ओमेगा t लगाओगे। तो वही हमने कहा कि हम इंड्यूस ईएमएफ निकाल रहे हैं n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए, तो यहां पर जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, dNBA cos ओमेगा t अपॉन dt। अब डिफरेंशिएशन उसी चीज का होता है जो कांस्टेंट हो, सॉरी जो वेरिएबल हो। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हो। चीजें अगर वेरिएबल मतलब ऐसी क्वांटिटी जो लगातार चेंज हो, भाई डिफरेंशिएशन उसी का तो करोगे जो लगातार चेंज होगा, किसी कांस्टेंट चीज का थोड़ी डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो यहां पर कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कॉइल्स कांस्टेंट है, ठीक है, फिर हमने कहा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी हमारी कांस्टेंट है, सेम डायरेक्शन में जा रही है। हमारा जो एरिया वेक्टर है ये भी कांस्टेंट है, सेम इसी डायरेक्शन में जा रहा, मस्त एकदम फिक्स है। तो हमारा जो n है नंबर ऑफ कॉइल फिक्स, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स, एरिया वेक्टर फिक्स। क्या cos ओमेगा फिक्स है, क्या cos ओमेगा नहीं फिक्स है, t हमारा फिक्स है कि t टाइम में कॉइल मूव कर रही, ठीक है। तो NBA तो फिक्स है हमारा, NBA इंटू टी, ठीक है, NBA cos ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां हम कह सकते हैं यहां पर जो हमारा NBA इंटू टी ये तो हमारा फिक्स रहेगा, लेकिन जो हमारा cos ओमेगा है ये तो हमारा फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम, अच्छा सॉरी, BA cos ओमेगा टी है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां हमारा हो जाएगा NBA इंटू
कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, कॉस ओमेगा टी हमारे तरीके से वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ हम एन बी ए को बाहर रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ में वैल्यू आया है इसको हटा दें, हो गया है वो, पक्का नोट कर ले, चलो हटाया जाए। हाँ, तो यहाँ पर हमने कहा, देखो भाई यहाँ पर जो हमारी एन बी ए, ठीक है, एन बी ए हमारा फिक्स है, माइनस एन बी ए लगा दो। ठीक है, हमारा जो एन बी ए है वो फिक्स है। अब डिफरेंशिएशन किसका करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे कॉस ओमेगा टी का। ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा टी का dt टाइम में। ठीक है, dt के रिस्पेक्ट में कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर। तो भाई एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़े होगे, कॉस ओमेगा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन ओमेगा होता है। ठीक है, माइनस साइन ओमेगा डिफरेंशिएशन का है फॉर्मूला, याद कर लो इसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस एन बी ए इंटू कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा माइनस साइन ओमेगा टी। टी कांस्टेंट नहीं भाई, टी जुड़ा हुआ है कॉस ओमेगा के साथ। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी। अब जैसे कि नीचे dt है और ऊपर हमारा इतना बड़ा टर्म है, तो जब कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यही तो आएगा, पक्की बात है ना। डिफरेंशिएशन करोगे कॉस ओमेगा टी का, तो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा से मल्टीप्लाई भी तो करते हो डिफरेंशिएशन में करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एन बी ए इंटू माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा डिफरेंशिएशन है कॉस ओमेगा टी का। ठीक, अब हमने कहा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका मतलब यहां क्या आ जाएगा, यहां पे वैल्यू आ जाएगी एन बी ए इंटू साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ये हमारा ओवरऑल आंसर आया। हमने कहा देखो भाई, नंबर ऑफ कॉइल कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया वेक्टर कांस्टेंट, फिर ये ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी है, ये कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी है, वो भी तो कांस्टेंट है। तो अगर हर एक चीज ये चारों, ये तीन और ये और ये तीनों, ये चीज, ये इन चारों का मल्टीप्लाई करके सेम मतलब कोई एक अलग सा टर्मिनोलॉजी ला लो। कहने का मतलब ये तीनों और ये, ठीक है, कांस्टेंट है, एन बी ए ओमेगा कांस्टेंट है चारों आपस में। तो इन चारों का मल्टीप्लाई करा तो हमने पाया है कांस्टेंट वैल्यू, और उस कांस्टेंट वैल्यू को हमने नाम दे दिया ई नॉट। ठीक है, हमने उस कांस्टेंट वैल्यू को नाम दे दिया ई नॉट। ई नॉट क्या होता है, ई नॉट की वैल्यू होती है बेटा एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। ठीक है, हमने कहा एन इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा, ये चारों आपस में कांस्टेंट है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी कांस्टेंट होगा, तो उसको हमने नाम दे दिया ई नॉट। यानी हम एन बी ए ओमेगा की जगह लिख लेते हैं ई नॉट, ई नॉट और साइन ओमेगा टी को एज इट इज रख देते हैं, तो यहां आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ आया, यानी जो यहां पर हमारा इंड्यूस ईएमएफ बना, यहां पर जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, यानी किसी भी एसी जनरेटर में जब कॉइल को हल्का सा मूव कराओगे थीटा एंगल पर, तो वहां पर जो ईएमएफ बनती है, वहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा, उसकी वैल्यू आती है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट क्या है, एन बी ए ओमेगा, और साइन ओमेगा टी तो भाई आपको पता ही है। तो इसका मतलब अगर किसी कॉइल को थीटा एंगल पे हल्का सा मूव करा दिया, तो वहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, वहां पर जो ईएमएफ बनती है, उसकी वैल्यू कितनी आती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस पूरे कहानी के करने का मतलब यही था, वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर है ये, आखिर कैसे कोई एसी जनरेटर वर्क करता है। अब जब एसी जनरेटर वर्क करता है तो थीटा एंगल पे मूव करता है, जब थीटा एंगल पे मूव करता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जब ईएमएफ इंड्यूस होता है तो उसकी वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी आती है, जहां पे ई नॉट क्या है, एन बी ए ओमेगा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये सारा डेरिवेशन करने का एक ही उद्देश्य था, इसको डिराइव करना, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट यहां पर एन बी ए ओमेगा है, और ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ। इसे नोट करो जल्दी से हम करंट की कहानी देखेंगे और यहां पर एसी जनरेटर की वर्किंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जहां पर एसी जनरेटर का ग्राफिकल पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो अब भी इसके बाद एसी जनरेटर पे एक लेक्चर और है, इसके बाद हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म, फिर शुरू करेंगे एक नया लेक्चर, एक नया टॉपिक, अल्टरनेटिंग करंट। इसे भाई नोट करो जल्दी से। तो हम लोग जो है करंट के बारे में कहानी देखते हैं कि आखिर करंट कैसे बन सकता है। ठीक है, करंट का फॉर्मूला पढ़ा है ना भाई, V अपॉन आर या E अपॉन आर, तो उसी पे हम जो है डिराइव कर लेंगे। हो गया, 1 2 3 4 बंद करोगे, अत्याचार नोट कर भाई, हो गया, हटाया जाए, हो गया भैया, नोट करो यार जल्दी, हटा दें।
चलो हटा दिया जाए भाई, चल जुम 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 जुम। आखिर में जो ईएमएफ की वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई? आखिर में हमारे जो ईएमएफ की वैल्यू आई वो हमारी आई ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आखिर में जो हमारे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आई, जोर से बोल भाई, कितनी आई? ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, विच इंप्लाइज दैट, देखो भाई ओम्स लॉ में करंट का फॉर्मूला पढ़े होगे कि जो भी ईएमएफ है उसको डिवाइड कर दो रेजिस्टेंस से। ठीक है, फिर से, या फिर जो पोटेंशियल, ऐसे भी लिख सकते हो कि जो भी पोटेंशियल बन रही हो कंडक्टर के अक्रॉस उसको डिवाइड करो रेजिस्टेंस से, या फिर पोटेंशियल को हम ईएमएफ भी कई बार बोलते हैं, तो ईएमएफ को डिवाइड करो रेजिस्टेंस से। भाई कितनी ईएमएफ बन रही किसी रजिस्टर के अलोंग, वही होता है करंट, यानी ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट, ये सबको पता है। अब यहां से हमने कहा हमको ईएमएफ की वैल्यू पता, हमको ईएमएफ की वैल्यू है पता, जो कि हमने डिराइव कर ली है। तो यहां पर हमारे करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पर हमारे करंट की वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहां पर हमारे करंट की वैल्यू आ जाएगी, ईएमएफ की जगह पुट करो ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ईएमएफ की जगह हम पुट करेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ईएमएफ की जगह हम पुट करेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां लिख लेते हैं इसको। ठीक है, यहां पर ईएमएफ की जगह हम पुट करेंगे ई की जगह पुट कर लो ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन रेजिस्टेंस। जोर से बोल भाई, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन रेजिस्टेंस। तो इस भाई कंफ्यूज मत होना, यहां पर ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ये करंट का फॉर्मूला है। भाई अगर सर्किट को कहीं क्लोज कर दोगे तो ईएमएफ तो इंड्यूस हो रहा है, साथ में करंट भी बन जाएगा वहां। अब अगर वहां करंट बन जाएगा तो सीधी सी बात है उसका भी कुछ फॉर्मूला होता है। बेसिक फॉर्मूला हमको पता है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। पोटेंशियल कई बार ईएमएफ के रूप में बदल जाता है, तो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। अब ईएमएफ की वैल्यू हमने निकाली ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ईएमएफ की जगह हम यहां रख देंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन रेजिस्टेंस। अब यहां से हमने कहा कि देखो ई नॉट हमारा कांस्टेंट और रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट, तो इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू को हम पुट करते हैं आई नॉट से, समझ रहे हो? ई नॉट अपॉन रेजिस्टेंस, ये दोनों कांस्टेंट है, तो इन दोनों को का जो रेशियो आता है उसको हम बोलते हैं आई नॉट, यानी करंट है किसी भी पोजीशन का रहा होगा, किसी टाइम टी पर या किसी भी टाइम पर जो करंट रहा होगा उसको ई अपॉन आर मान लेते हैं। ठीक है, हमने कहा ई नॉट अपॉन आर, सॉरी ई नॉट अपॉन आर। ठीक है, हमने कहा ई नॉट अपॉन आर एक कांस्टेंट वैल्यू, तो इन दोनों को हम एक फिक्स वैल्यू के बराबर होल्ड कर देंगे। हमने कहा ई नॉट अपॉन आर को आई नॉट के बराबर मान लो, तो यहां से विच इंप्लाइज दैट जो हमारा करंट है, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नॉट अपॉन आर की जगह आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, यानी यहां पर हमने एक करंट का फॉर्मूला भी देख लिया कि भैया पोटेंशियल की बात आए या फिर ईएमएफ की बात आए, तो ईएमएफ जब भी कोई एसी जनरेटर हल्का सा थीटा एंगल मूव करता है तो एरिया वेक्टर हल्का सा मूव करता है, फ्लक्स में हल्का सा चेंज आता है, तो वहां पर ईएमएफ में हल्का सा चेंज आएगा और उस ईएमएफ की वैल्यू क्या बनती है? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और वहां पर जो करंट होता है उस करंट की वैल्यू क्या बनती है? उस करंट की वैल्यू बनती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से हमने देखा वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। क्या था ये? वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। एसी का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, वर्किंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, कि कैसे कोई जो है एसी जनरेटर वर्क करता है, कैसे कोई एसी जनरेटर वर्क करता है। ठीक है, हमने देखा वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। हमने जब एसी जनरेटर को वर्क कराया तो हमने देखा किस तरीके से ईएमएफ वहां बनता है, तो ईएमएफ की वैल्यू वहां निकल के आई ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जब हमने वहां पर करंट की वैल्यू निकाली तो करंट की वैल्यू हमारी आ गई आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर ये लेक्चर होता है खत्म, जहां हम लोगों ने वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर में ईएमएफ निकालना सीखा, करंट को फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अब इसके बाद एक और नया लेक्चर लाएंगे हम लोग एसी जनरेटर पर, जो कि एसी जनरेटर का लास्ट लेक्चर होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी लास्ट लेक्चर होगा इसके बाद, जहां पर हम कवर करेंगे ग्राफिकल पोर्शन ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर पर अभी तक 2 लेक्चर आए हैं, एक आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 33, जहां पर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर देखा था कि कैसे कोई एसी जनरेटर बनता है। फिर आज ये लेक्चर जहां हमने लेक्चर नंबर 34, जहां हमने देखा कि कैसे कोई एसी जनरेटर वर्क करता है, इसका मतलब हमने देखा वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर।
अब इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 35, जहां हम लोग देखेंगे ग्राफिकल पोर्शन ऑफ एसी जनरेटर, कि कैसे हम लोग जो है ग्राफ के थ्रू एसी जनरेटर को समझेंगे। और इसके बाद हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म है, एक लेक्चर और है, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म। फिर इसके बाद एक हम लोग एक नया पूरा लेसन, एक नया चैप्टर शुरू होगा, अल्टरनेटिंग करंट। तो यहां चीजें समझ में आई कि नहीं? देखो भाई, सीधी सी बात थी, कॉइल जब तक फिक्स था तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिक्स थी। जैसे ही कॉइल को हल्का सा मूव कराया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले 4 पास कर रही थी, अब 3 ही पास करेंगी। पहले 4 अब 3, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आया चेंज। अब ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर थी, सरफेस को चीरती हुई जा रही थी। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएंगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटी है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आया है चेंज। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में भी आया है चेंज। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो फराडे के अकॉर्डिंग क्या होगा? फराडे जी गेम में आ जाएंगे, कहेंगे भैया अगर फ्लक्स में चेंज ला रहे हो तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ इतना इंड्यूस होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब कहीं अगर सर्किट को क्लोज कर डालो, मतलब रजिस्टर बढ़िया कनेक्ट कर दो, तो करंट इंड्यूस हो जाता है। अब अगर ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया तो करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर देखा। पहले कॉइल फिक्स थी, फिर कॉइल मूव कर दी। कॉइल मूव करी तो नई नई कहानी बनी। कॉइल को हमने जो है थीटा एंगल मूव कराया तो एरिया वेक्टर भी थीटा एंगल मूव कर गया। अब जब कॉइल थीटा एंगल मूव कर गया तो यहां पर क्या होगा? कॉइल ने कुछ एंगुलर वेलोसिटी कवर की किसी टी टाइम में, ठीक है। अच्छा, यहां कई लोग कंफ्यूज हैं कि टी को डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया। टी हमारा ओमेगा के साथ जुड़ा है, ओमेगा हमारा साइन के साथ जुड़ा है, तो टी वेरिएबल हो गया ना, तो टी का डिफरेंशिएशन इसीलिए नहीं हम लोगों ने किया था। यही सोच रहे ना, ये बी ए कॉस ओमेगा टी था, ठीक है, बी ए कॉस ओमेगा टी एन बी ए, ठीक है, फिर यहाँ डी, फिर अपॉन डी टी। तो सोच रहे हो कि भाई टी को डिफरेंशिएट क्यों कर दिया? भैया टी डिफरेंशिएट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि ये ओमेगा के साथ जुड़ा है, ओमेगा कॉस के साथ जुड़ा है, तो वेरिएबल हो गया ना। तो यहाँ पर एनबीए बाहर ले सकते हो, बाकी ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करना पड़ता। मैंने गलती से बोल दिया था कि टी को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, बाकी होगा डिफरेंशिएट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी कवर की कॉइल ने टी टाइम में, तो वो हो गया हमारा एंगुलर डिस्टेंस के बराबर। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से सारी कहानी बनती है, ठीक है। यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ा लो, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां ज्यादा थी, यहां कम हो जाएंगे, हल्का सा मूव करोगे तो। चलो यहां बढ़ा लो ऐसे डूम, ठीक है, हाँ अब सही है, ठीक। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को थोड़ा अच्छे से हम लोग बना लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? एसी जनरेटर पूरा हटाया जाए, नोट करो भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। समझ में आया कि नहीं? थीटा एंगल कॉइल मूव करेगी, इसका मतलब थीटा एंगुलर डिस्टेंस कवर की। अब जब थीटा एंगुलर डिस्टेंस कवर की कॉइल, इसका मतलब कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी कॉइल की, या एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी कि कितना जो है, नहीं सॉरी, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है ना, वेरी सॉरी, थीटा इक्वल टू क्या है? ओमेगा टी, वेरी वेरी सॉरी, हाँ, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी है, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, ठीक है। कि बॉडी ने जो है कुछ थीटा क्या एंगुलर डिस्टेंस, अब कॉइल ने कुछ एंगुलर डिस्टेंस कवर किया। अब जब कॉइल एंगुलर डिस्टेंस किया तो कुछ टाइम लगा होगा एंगुलर डिस्टेंस कवर करने में, तो एंगुलर डिस्टेंस थीटा है, तो थीटा डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया टी टाइम में। तो जब कोई बॉडी कुछ एंगुलर डिस्टेंस कवर करती है टी टाइम में किसी यूनिट, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसी को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई थीटा अपॉन टाइम, यहां से थीटा इक्वल टू ओमेगा टी निकल आया, ठीक। तो इस तरीके से कहानी बनती है, इसे नोट करो भाई, एकदम फिक्स है। ये थीटा कवर किया तो एंगुलर वेलोसिटी कुछ हुई होगी, कुछ टाइम लगा होगा, ठीक। नोट करो भाई, हटे 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लो भाई, हो गया, हटाया जाए। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो। एसी जनरेटर हो गया कि नहीं भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल निकलती है, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सीधी सी बात है, अगर कोई मैग्नेट लिए हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, ऐसा थोड़ी कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी। ये भाई पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें इतना कंफ्यूज होने का दिक्कत नहीं जितना सोच रहे हो गया नोट, हटा दिया जाए, पक्का। ये था एसी जनरेटर का वर्किंग, नोट कर लो भाई, ई नॉट साइन ओमेगा टी, पक्का हो गया, हटाया जाए। चलो, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है सारी कहानी देखी। सारी कहानी एक्सल के ऊपर थी। एक्सल मतलब हैंडल, कंफ्यूज मत हो, हैंडल को ही एक्सल बोलते हैं, एक्सल को हैंडल। एक्सल क्या है? साइंटिफिक भाषा है, और एक्सल जो है साइंटिफिक वर्ड है, और हैंडल हमारा जो है बढ़िया मस्त देसी वर्ड है, ठीक है। तो यहां पर इस लेक्चर को हमने खत्म किया। यहां पर हमने वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर देखा, इसके बाद ग्राफिकल पोर्शन कवर करेंगे, फिर अल्टरनेटिंग करंट, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स वगैरह और भी कई सारी चीजें खत्म करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आएंगे। यहां पर ये खत्म होता है।